Welcome again in another new video of heights and distances। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर को लेकर और भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आज ही मैं एक्सरसाइज 9.1 भी स्टार्ट कर दूंगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर इज 1.5 meter tall and he or she is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower, oh sorry, ये टावर नहीं, सॉरी पावर नहीं, टावर होगा। So an observer, the angle of elevation of the top of the tower from her eyes, okay, it is a female, her eyes is 45 degrees Celsius, sorry 45 degrees. What is the height of the tower? ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि एक ऑब्जर्वर है जिसका एक हाइट है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक उसमें ऑब्जर्वर का कोई हाइट नहीं है, वो पॉइंट साइज़ का है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर का हाइट है। तो हमें सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है, जिसका हाइट कितना है। इस ऑब्जर्वर का हाइट है 1.5 मीटर, ओके, एंड वो ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बनाकर खड़ी है, ठीक है, वर्टिकली, है ना, ओके। इसके बाद अब बोला है कि उसके आँखों से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज, उसके आँखों से। तो तुमको पहले एक टावर बना लेना है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक टावर बना लेना है। बना लेने के बाद अभी ऑब्जर्वर कहाँ पर है। ऑब्जर्वर का हाइट सपोज हमने ए बी मान लिया, ठीक है, और टावर का हाइट हमने सी डी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टावर का हाइट हमने सी डी मान लिया। अब ऑब्जर्वर मतलब जो लड़की है उसका जो आँख है, उसका आँख यहाँ पर है, और अभी क्वेश्चन में बोला ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज, उसके आँखों से जो एलिवेशन है, तो एलिवेशन ये हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा, ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बहुत लोग यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक तो वो निकाल लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सॉरी लाइन ऑफ साइट तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो एंगल नहीं बना पाते। वो सोचते हैं कि ये वाला एंगल है, ये है अपना एंगल 45 डिग्री, या फिर बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं। बहुत लोग हाइट को इग्नोर करते हैं और यहाँ से लेकर ट्राइंगल बना लेते हैं और ये 45 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। मैंने आपको बोला था जहाँ पर ऑब्जर्वर होगा वह उसके आँखों से ही एक हॉरिजेंटल लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट होगा ए सी लाइन ऑफ साइट है, तो उसके आँखों से यहाँ से आँखों के एकदम पैरेलल सीधा जहाँ पर होगा वहीं से एक लाइन ड्रॉ होगा जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये ऑब्जर्वर के एकदम आँखों के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको तुम पॉइंट ई मान लो, और ये जो एंगल है ये गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब अच्छा टावर याद रखो, टावर जो है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाकर खड़ा है, ओके, वर्टिकल परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, दैट इज़ दी हाइट ऑफ दी टावर। कैसे निकालें, है ना। ज़रा देखो तुम इस वाले
ए बी डी ई पर थोड़ा फोकस करो, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है, ओके। इसका मतलब ए बी और ई डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, ओके। अब अगर ये 90 हुआ और ये 90 हुआ, ओके, और ये दोनों लाइन पैरेलल हुए, तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? बिकॉज ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि ए बी डी और ई एक रेक्टेंगल होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में ही क्या होता है, रेक्टेंगल में ही सारे के सारे एंगल्स 90 होता है और डायगोनल्स बराबर होता है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी डी ई जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, मतलब ये वाला ई डी का जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ ई डी will also be 1.5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली सी ई का लेंथ निकालना है और फिर सी ई का लेंथ और ई डी का लेंथ प्लस करने के बाद हमें पूरे टावर का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा अभी मेन टारगेट क्या है, सी ई का लेंथ निकालना है ना। और हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जर्वर है, जो लड़की है, वो टावर से 28.5 मीटर दूर है, मतलब यहाँ पर वो खड़ी है, यहाँ से लेकर टावर का जो दूरी है वो 28.5 मीटर है। सो बी डी विल बी 28.5 मीटर और ये रेक्टेंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल, तो ए ई भी 28.5 मीटर होगा, ओके। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। नाउ आप देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में हमें इस वाले साइड का लेंथ निकालना है, जो कि x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लेते हैं इस लेंथ को। हमारे पास ऑलरेडी एक लेंथ मिला है, ऑलरेडी है हमारे पास, और एक एंगल भी गिवन है, तो क्या हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके नहीं निकाल सकते हैं x का लेंथ? ज़रूर निकाल सकते हैं। सो you have to write ED equals to AB equals to height of the observer equals to 1.5 मीटर, ठीक है। और CD क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ओके, इक्वल्स टू, अच्छा इसको इक्वल्स टू लिखने का ज़रूरत है नहीं, और आपको लिखना है कि सी नहीं, बी डी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टावर which is equals to कितना गिवन है, 28.5 मीटर। क्लियर है, इजी है। नाउ आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा, ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन आपको लिख देना है कि ए बी इक्वल्स टू ई डी एंड ए ई इक्वल्स टू बी डी, ठीक है।
हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके वजह से ए बी के साथ ई डी बराबर हुआ और ए ई के साथ बी डी बराबर. ओके. नाउ इन ट्राइंगल ए सी ई, अभी इस ट्राइंगल में हमें जो कुछ है वो करना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी तुमको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए सी ई. इन ट्राइंगल ए सी ई, मैंने तुमको क्या बोला था, तुम्हें जिस वाले साइड का लेंथ निकालना है उसके साथ जो साइड का लेंथ ऑलरेडी गिवन है उसका रेशियो निकालना है. ठीक है. तो हमारे पास सी ई साइड का लेंथ चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी ए ई साइड का लेंथ पता है. तो हम क्या करेंगे, हम सी ई के साथ ए ई का रेशियो कर सकते हैं या फिर और ए ई के साथ सी ई का रेशियो करेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी है. ओके. तो सी ई बाय ए ई का हमने रेशियो किया. अब हमें देखना भी है कि ये जो रेशियो हमने बनाया है वो कौन से वाले ट्रिगो रेशियो के बराबर है. ओके. तो गौर से देखो, इस ट्राइंगल में सी ई है परपेंडिकुलर और ए ई है बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो किसके बराबर होता है, 10. अभी यहाँ पर कितना एंगल है, 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है. सो सी ई बाई ए ई इक्वल्स टू 10 45 डिग्रीज, व्हिच इम्प्लाइज सी ई का लेंथ नहीं पता, रहने दो. ए ई का पता है, बिठा दो. 28.5 इक्वल्स टू 10 45 इक्वल्स टू 1. 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 1. ओके. तो यहाँ से हमें सी ई का लेंथ मिल जाएगा 28.5 मीटर. ठीक है. तो सी ई का लेंथ मिल चुका है और यही तो हमें चाहिए था. और नाउ वी हैव टू राइट hence height of the tower जो कि किसके बराबर है भाई, सी डी के बराबर है. अब हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, हम सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं ज़रूर. सी ई का लेंथ 28.5, ई डी का लेंथ 1.5 मीटर, प्लस कर दो 30 मीटर इज आंसर. तो टावर का हाइट कितना होगा भाई, 30 मीटर. ठीक है. बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 28.5 निकाल लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है. ठीक है. सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जी. तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो. The angle of depression of a car standing on the ground from the top of a 75-meter high tower is 30 degrees. The distance of the car from the base of the tower is. तो ये डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसमें आपको कैसे करना है दिखा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो. देखो, तो इसका डायग्राम जो होगा ड्रॉ करना कुछ ऐसे है. देखो, पहले तो तुमको दिखाना है वो टावर. ठीक है, बहुत बड़ा टावर, हाई टावर. फिर तुमको कार को दिखाना है. सपोज कार है अपना यहाँ पर. ठीक है. और कार से टावर का जो दूरी है वो हमें निकालना है ना. और तुम भाई हो यहाँ पर, है ना. तुम यहाँ पर हो एकदम टावर के टॉप पर. इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी. और हमें पता है कि टावर जो है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है ना. और तुम सपोज इस यहाँ पर एक कार, ठीक है, सी पॉइंट पर कार है, ए पॉइंट पर तुम खड़े हो टावर के ऊपर, छत के ऊपर, है ना. तो तुमने कार को देखा है ऐसे, कार यहाँ पर है. ठीक है. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कैसा होगा, मैंने आपको बोला था जहाँ पर आंखें होंगी उसी के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें. तो तुमको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. अच्छा रुको, इसका कलर चेंज कर देता हूँ. तो देखो, यहाँ से
इस आँखों के अलॉन्ग एक तुमको लाइन ड्रॉ करना है। तो रुको थोड़ा सा, ऐसे, ठीक है। करने के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या होगा, हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट है ये, तुमने कार को देखा, यहाँ से कार है, तुम्हारी आंखें हैं यहाँ पर, लाइन ऑफ साइट यहाँ पर, और तुमने आंखों के अलॉन्ग एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। इन दो लाइन के बिटवीन जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्रीज है। अब गौर से देखो, ठीक है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो गौर से देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन और ये अगर एक और लाइन है, ठीक है, तो तुम गौर से देखो ये वाला एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया। और ये कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल, ठीक है। और अगर ये पैरेलल है तो अगर मैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल मानता हूँ तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। तो इसको तुम एक और नाम दे सकते हो, इसको यहाँ से एक और नाम दे सकते हो डी, ठीक है। नाउ दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्रीज बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो तुम गौर से लिखो, सॉरी गौर से नहीं, अच्छे से लिखो इसको कि ए बी जो होगा वो होगा एक्चुअली हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो कि 75 मीटर गिवन है। हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 75 मीटर, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो यहाँ पर 75 मीटर हाइट है। और BC क्या है भाई, BC है डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द टावर। कार और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो BC है, ठीक है, वो हमें निकालना है ना। और एंगल लिखने की ज़रूरत है, एंगल बी, अच्छा रुको, एंगल ABC नहीं सॉरी ACB इक्वल्स टू 30 डिग्रीज इक्वल्स टू एंगल DAC। रीज़न लिख सकते हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। अब तुमको लिखना है इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में तुम्हें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल से तुमको BC साइड का लेंथ निकालना है। तो मैंने तुमको बताया जो लेंथ, जिस साइड का लेंथ गिवन है और जिस साइड का लेंथ तुमको निकालना है उनका रेशियो तुमको करना है। तो हमारे पास ये वाला साइड गिवन है और ये हमें ये वाला साइड निकालना है, तो हम इन दोनों साइड का रेशियो करेंगे। तो तुम AB बाई BC भी कर सकते हो या फिर BC बाई AB भी कर सकते हो, कोई भी एक चलेगा। तो AB बाई BC, अब हमें देखना है कि ये रेशियो किसके बराबर है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में AB है परपेंडिकुलर, BC है बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस किसका रेशियो होता है 10, और एंगल कितना होगा 30 डिग्रीज। इम्प्लाइज AB कितना है 75 बाई BC कितना है नहीं पता, रहने दो, इक्वल्स टू 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3। और यहाँ से BC का लेंथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75√3 मीटर इज द आंसर। मतलब कार और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 75√3 मीटर होगा। क्लियर है, अच्छा, तो आगे बढ़ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, ओके।
बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँगा नहीं, बिकॉज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से ही आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम है, ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ डायग्राम है इसका। और फिर यहाँ से एक और लाइन ऐसे, ठीक है, और इसका लेबलिंग करना बाकी है। ये ए गिवन है, ये बी, ये सी और ये डी, और ये 90 डिग्रीज, और ये एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल 45 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तुमको ए बी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम्हें इस वाले ट्रायंगल से, रुको इंक चेंज करता हूँ, तुम्हें इस वाले ट्रायंगल से पहले बी सी का लेंथ निकाल लेना है। अच्छा, एक और बात मैंने लिखा नहीं, डी सी का लेंथ 45 मीटर है। ओके, देखो, तो तुम्हें ट्रायंगल डी बी सी से बी सी का लेंथ निकाल लेना है, ठीक है, और ट्रायंगल ए डी सी से, इस बड़े वाले ट्रायंगल से तुमको पूरे ए सी का लेंथ निकाल लेना है। इससे क्या फ़ायदा? तो तुम्हारे पास ए सी है और इस ट्रायंगल से तुम्हारे पास बी सी है। अगर तुम ए सी में से, मतलब पूरे लाइन सेगमेंट में से अगर तुम बी सी वाले पार्ट को रिमूव कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो तुमको क्या पार्ट मिल जाएगा? तुमको ए बी मिल जाएगा, और हमें यही चाहिए, समझे? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पहले इन ट्रायंगल, आंसर यहाँ से शुरू होगा, इन ट्रायंगल डी बी सी हमारे पास क्या गिवन है? डी सी गिवन है। तो हम बी सी का लेंथ निकालने के लिए इन दोनों का रेशियो करेंगे। तो डी सी बाई बी सी इक्वल्स टू क्या होगा? ये डी सी इसका परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस मतलब tan थीटा। अब यहाँ पर tan कितना होगा? 45 डिग्री। तो डी सी पता है 45 है, और बी सी नहीं पता, तो रहने दो। tan 45 डिग्री 1 होता है, यहाँ से बी सी का लेंथ आ जाएगा 45 मीटर। सिंपल। अब बड़े वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, बड़े वाले ट्राइंगल ए डी सी से हमें क्या करना है? बड़े वाले ट्राइंगल ए डी सी से हमारे पास, हमें ए सी चाहिए और डी सी ऑलरेडी गिवन है, तो हम जो हमारे पास है उसका रेशियो और जो नहीं है उसका रेशियो, ठीक है। इसको तुम उल्टा भी लिख सकते हो, ए सी बाई डी सी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो गौर से देखो, डी सी फिर से परपेंडिकुलर, ए सी फिर से बेस। परपेंडिकुलर में बेस कितना होता है? 10, और एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो डी सी का लेंथ है 45, और ए सी नहीं पता, रहने दो, ए सी नहीं पता तो रहने दो। इक्वल्स टू 10 30 डिग्री होता है 1/√3, इम्प्लाइज यहाँ से ए सी का लेंथ हो जाएगा 45√3 मीटर। अब टू फाइंड ए बी, हैंस ए बी हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी 45√3 मीटर माइनस बी सी 45। अब दोनों तरफ से 45 कॉमन है, तो 45 कॉमन लेने के बाद रहेगा 45 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर, इतना ही होगा आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि √3 का वैल्यू 1.732, 1.7 या फिर 1.73 गिवन है, तब जाके तुमको यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करना है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जाके हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो डायग्राम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये है वो डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, लेबलिंग कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है,
AC वो रोप है 20 मीटर लॉन्ग रोप, और इसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है एज पर द क्वेश्चन, और ये 90 डिग्री है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल कौन सा है भाई? पोल है ये, ए बी इज़ द पोल। इस पोल के टॉप को एक वर्टिकल, पोल के टॉप को एक रस्सी से बांधा गया है, जिस रस्सी का लेंथ 20 मीटर है, और रस्सी को ग्राउंड लेवल से किसी पत्थर से हो या फिर किसी और एक चीज़ से बांधा गया है। इसको बांधने के बाद वो ग्राउंड से जितना एंगल बना रहा है वो रोप, वो 30 डिग्रीज है, वो गिवन है क्वेश्चन में। ओके, नाउ गिवन इज गिवन, तो गिवन में पहले लिखना है हमें लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ द रोप जिसको हमने AC माना है वो 20 मीटर्स है, और AB, अच्छा रुको, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू AB, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना, मतलब AB का लेंथ निकालना है ना। तो एक साइड का लेंथ 20 मीटर है, वो गिवन है, और एक और साइड का हमें निकालना है, तो इन दोनों का हमें रेशियो करना है, और एंगल तो है ही अपने पास, ठीक है। ये टेक्निक है। तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल ABC, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इन ट्राइंगल ABC इन क्या क्या है? सपोज़ मैंने AB और AC का रेशियो लिया, तुम AC बाई AB का भी ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो मैं AB बाई AC लेता हूँ, AB बाई AC। अभी तुम्हें गौर से देखना है कि AB और AC का रेशियो किस किस का रेशियो है ना। तो यहाँ पर AB जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है रेशियो? साइन के बराबर। और एंगल कितना होगा भाई? 30 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से AB का लेंथ नहीं पता, AC का पता है 20 इक्वल्स टू साइन 30 होता है हाफ, ये और ये कैंसिल, तो 10 हो जाएगा। तो AB का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 मीटर, ठीक है, हो गया। मतलब टावर का जो हाइट है वो कितना है? 10 मीटर है। फिर तुमको लिखना है हैंस द हाइट ऑफ द टावर विच इज़ इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 10 मीटर, वैसे लिखना है, ठीक है। मैं और नहीं लिख रहा बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, मुझे जल्द से चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसी कारण से इट इज़ आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि भाई ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tower. Height of the tree. बार बार टावर बोल रहा हूँ बिकॉज टावर कर करके टावर के न्यूमेरिकल्स कर करके दिमाग में छप गया है ना। अच्छा, तो देखो एक पेड़ है, ठीक है, वन ट्री इज़ देयर, तो वो तूफ़ान की वजह से टूट गया सपोज़, ठीक है। तो जो पार्ट टूट गया है वो पार्ट बेंड होकर ग्राउंड को टच करने लगा। सपोज़ ये हो ट्री, अब इस ट्री का ये वाला हिस्सा टूट गया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ऐसे मुड़कर ज़मीन पे गिर जाएगा ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है वो है ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसके साथ ये जो ट्री है कुछ 30 एंगल बना रहा है, ठीक है। ओरिजिनली ट्री का हाइट इतना तक है, दिस इज़ द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ये सपोज यहाँ से टूट गया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बेंड होकर ग्राउंड से ऐसे क्या हो गया? ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें एक्चुअल पूरे ट्री का हाइट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो सपोज़ डायग्राम कुछ ऐसा है,
तो सपोज़ ये ट्री है, ठीक है, इस ट्री का मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है, ये ट्री है। अब ये ट्री जो है ये इस वाले पार्ट से सपोज़ टूट गया, ठीक है, ये पार्ट है सपोज़ सी। तो सी पार्ट से टूटने के बाद ये मुड़ कर बेंड होकर ग्राउंड लेवल को यहाँ पर टच कर रहा है सपोज़, ठीक है, और ये अपना ग्राउंड है। ठीक है, तो सपोज़ ग्राउंड पॉइंट है डी, ठीक है, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है बोला, 30 डिग्री। एंड हमें पता है कि पेड़ जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है ग्राउंड के साथ, तो ये 90 डिग्री। और क्या, ये भी बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। जो ट्री का जो पेड़ है, ठीक है, ट्री पेड़, उसका जो पैर है, पेड़ का पैर, फुट ऑफ द ट्री, वहाँ से लेकर जहाँ जिस पॉइंट पर वो ट्री बेंड होकर ज़मीन को टच कर रहा है, मतलब बी से लेकर डी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ये बोला गया है। ठीक है, ये बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो बी डी इक्वल्स टू 8 मीटर, बिकॉज देखो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब ये टॉप जो है ग्राउंड को टच करे इस पॉइंट पर, और ट्री का जो फुट है, पैर है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसको मैं x मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ का हाइट भी क्या होगा, x होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज मेरे भाई ये जो पार्ट है ट्री का, यही पार्ट ही तो बेंड होकर यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है ना। ये कोई अलग पार्ट थोड़ी है, दोनों तो सेम पार्ट है, तो दोनों का लेंथ भी बराबर होगा, है ना। बिकॉज ये ही पार्ट टूटा, यहाँ से टूटा, और यही पार्ट मुड़कर बेंड होकर ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन को टच किया इस वाले पॉइंट डी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि भाई कि ये मैं x मान लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा x, और जो BC होगा वो अलग होगा, वो y मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तुमको लिखना है कुछ ऐसे कि लेट AB be the tree, AB be the tree and AC be its broken part। ठीक है, तो AB को हमने ट्री मान लिया और AC को हमने इसका ब्रोकन पार्ट मान लिया, मतलब जो वाला पार्ट टूट गया है, ब्रोकन पार्ट which touches the ground, और यही टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है एट पॉइंट डी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लेट AC इक्वल्स टू x मीटर। तो अगर AC x मीटर है तो देयरफॉर CD भी x होगा। ठीक है, सिंस सेम पार्ट ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो x मीटर, दिस इज ऑल्सो x मीटर, सिंस AC इक्वल्स टू CD। ठीक है, इसके बाद BC इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, इसको हमने लेट किया कि BC का लेंथ y मीटर है, एंड एंगल CDB इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ठीक है, एंगल CDB 30 डिग्री होगा। और गिवन में क्या है, गिवन में है BD इक्वल्स टू 8 मीटर।
ठीक है, गिवन है बी डी इक्वल्स टू 8 मीटर। नाउ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्री, ट्री का लेंथ क्या है? तुम बोलोगे भाई ए बी है, ठीक है, ए बी मतलब क्या, ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ए सी प्लस बी सी या फिर सी बी कोई भी चलेगा। तो देयर फॉर यहाँ लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ द ट्री इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ए सी का लेंथ कितना है, ए सी का लेंथ है वाई एक्स है, बी सी का लेंथ वाई है, तो एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है, ये आपको लिख के रखना है। ऑल्सो लेंथ ऑफ द ट्री। अब गौर से देखो हमारा टेक्निक क्या है कि हम इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो देखो हमारे पास एक साइड है नोन और बाकी के दो साइड्स हैं अननोन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नोन साइड एक अननोन साइड का रेशियो करके, हमारे पास एंगल है एक साइड है, तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय रेशियो, बाय द यूजिंग द रेशियो ऑफ y एंड 8 मीटर। फिर हम 8 मीटर और x का रेशियो निकाल के वहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर x मिल गया y मिल गया तो पूरे ट्री का लेंथ मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा, जो भी बोल सकते हो, है ना। तो टारगेट क्या है, टारगेट कुछ ऐसा है कि इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी पहले एक अननोन साइड जैसे कि बी सी हो गया बाय जो नोन साइड है बी डी, नोन साइड है बी डी, इसका रेशियो करते हैं, ठीक है, रैंडम रेशियो कर सकते हो तुम चाहिए बी डी बाई बी सी भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो अभी देखना है कि बी सी बाई बी डी का रेशियो क्या देगा हमें। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, बी डी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। तो लिख दो बी सी बाई बी डी इक्वल्स टू 10, एंगल कितना है 30, 10 30 के बराबर होगा। बी सी का लेंथ है वाई और बी डी का लेंथ है 8, और 10 30 का वैल्यू 1/√3। फ्रॉम हियर y इक्वल्स टू 8/√3, ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू 8/√3 आता है। इसको तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है, ओके। अभी सेम ट्राइंगल में हम एक और रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सेम। ऑल्सो यहाँ लिख दो, ऑल्सो अब बी सी बाई बी डी का रेशियो कर लिया, अभी सी डी बाई बी डी का करते हैं, सी डी बाई बी डी, ठीक है। एक अननोन रेशियो है, सॉरी एक अननोन साइड है, एक नोन साइड है। सी डी बाई बी डी इक्वल्स, अब देखते हैं सी डी बाई बी डी किसका वैल्यू होगा। सी डी क्या है, सी डी है हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, बी डी क्या है, बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस इसका रेशियो होता है सेक, ओके। हाइपोटेन्यूज बाय बेस किसका रेशियो होता है, सेक का रेशियो होता है, ओके। तो सेक 30 डिग्री, यहाँ से सी डी कितना था भाई, एक्स था, डिवाइडेड बाई बी डी कितना है 8, इक्वल टू सेक 30 डिग्री कितना है। सेक 30 डिग्री करने के लिए तुमको पहले कॉस 30 डिग्री बताना चाहिए। कॉस 30 डिग्री कितना था, √3/2, तो सेक कितना होगा इसका उल्टा, मतलब 2/√3, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 16/√3, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 2 मान सकते हो, ठीक है। अब हमें टोटल हाइट निकालना है ट्री का, जो कि किसके बराबर होगा, देयरफॉर टोटल हाइट और लेंथ ऑफ द ट्री इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ए सी था x, बी सी है y,
एक्स का वैल्यू 16/√3 और वाई का वैल्यू 8/√3, √3 कॉमन, ठीक है, एलसीएम होगा, और यहाँ पर 16 + 8 ये होगा मीटर में, है ना, मीटर में लिख दो, 24/√3 मीटर। अब नीचे रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो √3 × √3 मीटर। सो ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा √3 × √3 3, सो इट विल बी 8√3, ठीक है। कैंसिल करने के बाद इससे ये कैंसिल आएगा तो 8 होगा, तो 8√3 इज़ द आंसर ऑफ, इज़ द, यू कैन से, हाइट ऑफ द ट्री। ओके, हो गया, इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको अच्छे से आप क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से आपको समझना है, सिंपल से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो 2 स्लाइड्स हैं, तो मैं 2 स्लाइड्स को दिखाता हूँ कैसा है। एक स्लाइड है ऐसा, ठीक है, एक स्लाइड है कुछ ऐसा, एक स्लाइड है कुछ ऐसा, ठीक है। और इसी तरह इसका एक और स्लाइड है, ठीक है, जिसका एंगल है 60 डिग्रीज। नाउ ये बच्चों के लिए है पहले वाला ट्राइंगल ABC, और बड़ों के लिए है ये वाला जो कि PQR मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ओके, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा बेंट है ये, कोई बात नहीं। अब बोला है कि जो छोटे बच्चों के लिए है उसका जो हाइट होगा वो 1.5 मीटर होगा, ठीक है। तो AB का लेंथ यहाँ पर 1.5 मीटर, और बड़ों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 मीटर होगा। तो मैंने थोड़ा फिगर को लंबा कर दिया है, ओके, जिससे कि ये 1.5 मीटर से ज़्यादा लंबा लगे। नाउ हमें फाइंड करना है कि ये जो स्लाइड है AC वाला है ना, AC स्लाइड है और PR स्लाइड है, जहाँ से बच्चे लोग स्लाइड करके नीचे आएंगे, है ना। इसका लेंथ कितना होगा दोनों केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में कितना है। तो एंगल भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है 30 डिग्री बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 60 डिग्री, ओके। तो बहुत इजी है, तुम्हारे पास ये वाला साइड नोन है, तुम्हें ये इस वाले अननोन साइड का लेंथ निकालना है, तो तुमको इस वाले और इस वाले का रेशियो निकालना है। तुम्हारे पास एंगल भी है ना, तो ये टेक्निक होता है। तो सिंपल सा तुम कर सकते हो, आई नो। तो इन ट्राइंगल ABC लिखो, AB होगा हाइट ऑफ द
हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और इसका लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर, है ना। और क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। नाउ तुमको लिखना है, नाउ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ए सी बाई ए बी का अगर रेशियो कर सकते हो, फिर ए बी बाई ए सी का कर सकते हो। तो ए सी बाई ए बी का रेशियो, तो ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर। और एंगल कितना है, 30 डिग्री। विच इम्प्लाइज ए सी हमें पता है ए सी नहीं, हमें ए बी पता है ए सी बाई ए बी पता है 1.5 मीटर, 1.5, और कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। ओके, सो फ्रॉम हियर ए सी इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। ए सी का जो लेंथ होगा वो 3 मीटर होगा, मतलब बच्चों के लिए जो स्लाइड होगा उसका जो लेंथ होगा वो होगा कितना, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने एक और बात नहीं लिखा, ए सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, अब लिख लिया, अच्छा हुआ याद आ गया। इसके बाद एक आंसर आ गया, दिस इज़ वन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कि है इस वाले ट्राइंगल का, पी क्यू आर ट्राइंगल का, है ना। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बाकी का तुम सेम लिख सकते हो आई गेस, या फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंगल और नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ए बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपना पी आर, सॉरी पी क्यू है हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि 3 मीटर है यहाँ पर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल ए सी भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पी आर क्यू, जो कि 60 डिग्री होगा, है ना, पी आर क्यू है तो ना, हाँ। और ए सी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पी आर होगा लेंथ ऑफ द स्लाइड इस वाले केस में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। अब यहाँ से तुम फिर से निकाल सकते हो आराम से इसका वैल्यू, किसका, पी आर का वैल्यू। नाउ पी आर का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास आराम से निकाल सकते हो, आराम से पी क्यू बाई पी आर कर सकते हो। अब इसका रेशियो किसके बराबर है देख लेते हैं। तो पी क्यू बाई पी आर का जो रेशियो है, देखो पी क्यू है परपेंडिकुलर, पी आर है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो किसके बराबर होता है, साइन के बराबर। तो सिंपल सा लगा दो फॉर्मूला, साइन 60 डिग्री इम्प्लाइज पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू 3 और पी आर नहीं पता, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है, निकाल लेंगे, चिंता नहीं करने का। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, which implies is PR equals to 6/√3, ओके, 6/√3। अब नीचे रूट है तो कुछ करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओके। सो √3 इंटू √3, ऊपर हो जाए, ऊपर तो 6√3 है, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर 2√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ों के केस में जो स्लाइड का लेंथ होगा वो होगा 2√3, और छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड होगा उसका लेंथ होगा 3 मीटर, मतलब बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, ओके। अच्छा जी, तो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे ज़्यादा होगा या फिर कम, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। 2 इंटू 1.73, ओह सॉरी, बड़ों के केस में थोड़ा ज़्यादा होगा, बड़ों के केस में स्लाइड का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज 2√3 मीन्स 2 इंटू 1.732, जो कि होता है 3.464
तो ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा ही है, 0.46 हो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बड़ों का थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्लाइड का लेंथ। ओके, अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 degrees. Now find the height of the tower. Well, I hope, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली। लेट्स सी कि मैंने करवाया है नहीं। वेल, कोई बात नहीं, अगर करवाया भी होगा तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं आराम से। तो बोला एक टावर है, टावर के टॉप से ग्राउंड तक एक पॉइंट में एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, सपोज ये टावर है, ये ग्राउंड लेवल से इसको देख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ओके। तो टावर है अपना ए बी, अच्छा ए बी भाई बहुत हो गया, एक्स वाई दे देता हूँ, ठीक है। तो अपना टावर है एक्स वाई और जेड वो पॉइंट है ग्राउंड पर जहाँ से एक ऑब्जर्वर टावर के टॉप मतलब एक्स पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। और कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, 90 डिग्री होगा ये तो, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, हमें टावर का हाइट निकालना है और क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है जेड, ये टावर के फुट मतलब ओ से 30 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्रीज है। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक्स वाई निकालना है ना। तो उसके लिए सिंपल सा एक टेक्निक है, हमें पता है ऑलरेडी। तो पहले लिखो कि एक्स वाई इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, फिर लिखो वाई जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, जो कि कितना है भाई क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस वाले साइड का लेंथ निकालना है। हमारे पास ऑलरेडी एक साइड का लेंथ पता है, तो नोन साइड अननोन साइड का रेशियो करो, एंगल तुम्हारे पास है ही, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा सिंपल। तो लिखो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में तुमको क्या करूँगा, अच्छा वाई जेड के साथ एक्स वाई का रेशियो करता हूँ। अब गौर से देखो इस रेशियो का वैल्यू किसके बराबर होगा। वाई जेड क्या है, इस वाले ट्राइंगल का बेस है, और एक्स वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो कॉट और एंगल कितना है भाई 30, ठीक है। which implies वाई जेड तो पता है 30 डिग्रीज है और एक्स वाई नहीं पता, तो रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ओके। इसके बाद यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा 30/√3, ठीक है। अब नीचे रूट है तो रैशनलाइज करना तो बनता है, तो 30√3 बाई, अब देखो नीचे भी √3 से फिर √3 मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 10√3, डायरेक्ट लिख दिया 10√3 मीटर। और यही होगा आपका आंसर, मतलब यही है किसका हाइट, टावर का हाइट। क्लियर है, इजी है।
ठीक है, टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझ लेना है आराम से। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ, ओ क्वेश्चन नंबर 5 तुमने करवा दिया है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, यहाँ देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground and the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो मैं और नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी करवा दिया है, तो टाइम वेस्ट करके कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑलरेडी डन। तो मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 already done। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance as he walked towards the building. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसमें दो एंगल्स के बारे में बताया जाता है। देखो, सबसे पहले डायग्राम को समझो, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन ईजिली आपको सॉल्व करना आएगा, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे आप। देखो, तो मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है, ये अपना एक टावर है, तो इसको हम नाम देते हैं, पहले इसको हम नाम दे देते हैं भाई PQ, ठीक है, इस टावर का नाम है PQ। क्लियर है? ओके, इसके बाद एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर उसका हाइट है। तो तुम क्या करो, यहाँ पर एक लड़के को ड्रॉ करो जो इसका हाइट अच्छा पहले तुम ग्राउंड लेवल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरत है ग्राउंड लेवल को ड्रॉ करना। पहले तुम ग्राउंड लेवल को ड्रॉ करो, ठीक है। तो सपोज़ वो यहाँ पर है, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से वो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, लंबा है वो 1.5 मीटर ऐसा, ठीक है। अब ये वो लड़का है जिसको हमने क्या मान लिया, इसका हाइट है सपोज़ RS, ठीक है, ये लड़का जो है इसका हाइट है सपोज़ RS या फिर SR, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके, ये जो बिल्डिंग है PQ, ये बिल्डिंग है, ठीक है, टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी कह सकते हो, 30 मीटर है, और इस लड़के का हाइट है 1.5 मीटर। और याद रखना कि दोनों ही ग्राउंड से वर्टिकली खड़े हैं, तो दोनों का ही ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, बिल्डिंग का भी और लड़के का भी, ठीक है, बिकॉज वो खड़े हैं ना सीधा। ओके, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो, तो उसकी आँखें कहाँ पर है, अब वो खड़ा यहाँ पर है, उसका हेड यहाँ पर है, उसका आँखें यहाँ पर है, यहाँ से उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से आंखें होंगी वहाँ से ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले बोला कि जब वो बिल्डिंग से दूर था तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्रीज था, और जब वो पास आया, अभी वो सपोज यहाँ पर आया, बिल्डिंग के थोड़ा पास आया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। समझ में आया? तो पहले सबसे पहले तुम इसको ड्रॉ करो, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट है, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट, और फिर तुम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है। इसके बाद अब देखो, पहले जब वो यहाँ पर था, इस वाले पॉइंट पर था वो, तब जब वो टावर या फिर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो
एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसने सोचा कि भाई थोड़ा सा बिल्डिंग के पास जाते हैं, तो वो सपोज़ पहले यहाँ पर था, वो अभी वो बिल्डिंग के यहाँ पर है, बिल्डिंग के थोड़ा पास गया, ठीक है। तो यहाँ से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कितना डिस्टेंस वो चल कर गया बिल्डिंग की ओर, बिल्डिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम एक और यहाँ पर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर यही एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ यू हैव टू, अच्छा इसको पॉइंटर का नाम दे देता हूँ ना, PQRS, इसको T दे देता हूँ और इसको U दे देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो, वेरी वेरी सिंपल, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो पहले यहाँ पर था, फिर वो चल कर T पॉइंट पर गया। तो हमें ST का मतलब लेंथ निकालना है, जो भी कर सकते हो, डिस्टेंस निकालना है, वैल्यू निकाल, जो भी कर सकते हो। तो पहले वो इस वाले पॉइंट पर था, फिर वो चल कर T पॉइंट पर गया, तो वो कितना डिस्टेंस चल कर गया उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको ST का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो, अगर मुझे TU का वैल्यू मिल जाए और पूरे SU का वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे TU और मुझे SU मिल जाए, तो अगर मैं SU से TU माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ST। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अभी मिलेगा कैसे, है ना, ये मिलेगा कैसे। अच्छा, एक और बात, ये जो 30 मीटर है ये पूरे PQ का लेंथ है, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि ये PU का लेंथ है, नहीं, नोप। ये 30 मीटर पूरा बिल्डिंग, PQ पूरा बिल्डिंग है, उसका हाइट है 30 मीटर। तुम मत सोचना कि भाई PU जो है वो है 30 मीटर, नहीं। तो PU कितना होगा, तो गौर से देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो 90 डिग्री है, बिकॉज टावर परपेंडिकुलर होता है। तो गौर से देखो, सारे के सारे एंगल्स जो है यहाँ पर 90 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब SRQU इज़ ए रेक्टेंगल, ठीक है, इज़ ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल अगर हो जाते हैं तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो SR के साथ QU जो साइड है दोनों बराबर होंगे। तो SR का लेंथ है 1.5 मीटर, तो QU का लेंथ भी होगा 1.5 मीटर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा 30 मीटर जो है ये पूरा यहाँ का लेंथ है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 30 मीटर। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है इट विल बी 1.5 मीटर, ओके, इट विल बी 1.5 मीटर। तो गौर से देख सकते हो कि पूरे टावर का जो लेंथ है, हाइट है, वो 30 मीटर है, और टावर का कुछ पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट का जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है। तो क्या मैं बाकी वाले पार्ट का लेंथ नहीं निकाल सकता, इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, 30 से इस वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा तो मुझे इस वाले पार्ट का लेंथ मिल जाएगा, है ना। तो नाउ तो पहले लिखना है हमें कि PQ इक्वल्स टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फिर आपको लिखना है कि SR इज़ द हाइट ऑफ द बॉय,
height of the boy equals to 1.5 मीटर और बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर। ठीक है, फिर एंगल पी एस यू इक्वल्स टू 30 डिग्री और एंगल पी टी यू है 60 डिग्री। और इन ट्राइंगल, अच्छा रुको, नाउ पी यू इक्वल्स टू पी क्यू माइनस यू क्यू। ठीक है, तो पी यू मतलब ये वाला, तो ये कैसे मिलेगा? अगर हम पूरे पी क्यू से अगर हम सिर्फ यू क्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा पी यू। तो पी यू का लेंथ निकाल लेते हैं। पी क्यू है अपना 30 और यू क्यू है 1.5 मीटर, तो 28.5 मीटर। ठीक है, और अब जाके हम इन ट्राइंगल, पहले देखो, पहले हम इस वाले ट्राइंगल से टी यू का लेंथ निकाल लेंगे, फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल से हम पूरे एस यू का लेंथ निकाल लेंगे और फिर एस यू से टी यू को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस टी। सो इन ट्राइंगल पी टी यू, आई गेस इट इज़ द नेम पी टी यू, है ना? हाँ, तो पी टी यू में हमें पी यू का लेंथ पता है 28.5, हमें टी यू निकालना है। तो नोन साइड और अननोन साइड का रेशियो और एंगल ऑलरेडी है, तो नोन साइड पी यू बाई टी यू इक्वल्स टू, अब पी यू क्या है भाई? पी यू है अपना परपेंडिकुलर और टी यू है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किसका रेशियो होता है? 10, तो 10 का वैल्यू के बराबर होगा, है ना? सो 10, लेकिन कितना, यहाँ पर एंगल कितना था? 60 डिग्री के बराबर। बिकॉज ये जो मैं 60 डिग्री लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं इस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कह रहा हूँ। अगर 60 डिग्री यहाँ पर होता तो मैं इसको परपेंडिकुलर कहता और इसको बेस कहता, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ना? इसलिए एंगल के रेस्पेक्ट पर है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी यू कितना है भाई? 28.5 है। टी यू निकालना ही है। 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ से तुम टी यू का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, 28.5/√3। अभी के लिए इसको इतना तक ही रखो। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना तक ही रखते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम रैशनलाइज कर लेंगे। ओके, अभी के लिए इसको इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। अभी इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे, ठीक है ना? इस वाले ट्राइंगल पी एस यू में बात करने वाले हैं। ट्राइंगल पी एस यू में बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एस यू चाहिए। हमारे पास पी यू है जो कि 28.5 है, तो अननोन साइड और नोन साइड का रेशियो कर लेते हैं, देखते हैं। तो पी यू बाई एस यू इक्वल्स टू, अभी पी यू क्या है भाई? पी यू इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर पी यू है परपेंडिकुलर और एस यू है बेस। मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्या? 10 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज पी यू है भाई 28.5 और एस यू नहीं पता, 10 31/√3। यहाँ से एस यू भी मिल जाता है हमें 28.5/√3, इतना मीटर। अब हमें क्या करना है? हमें एस टी निकालना है। तो हेंस डिस्टेंस वॉक्ड
distance walked by the boy towards the building, equals to st equals to su minus tu. su कितना है 28.5√3 है माइनस 28.5 बाई √3. तो यहाँ गौर से देखो दोनों ही टर्म्स में आपको दिख रहा होगा 28.5 है, तो मैं 28.5 को कॉमन ले सकता हूँ. तो कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा 28.5√3 माइनस 1/√3. ठीक है, अब गौर से देखिए 28.5√3 माइनस यहाँ पर नीचे √3 है, इसको हमें ऊपर करना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3/3 हो जाएगा. ठीक है, √3/3. अब (28.5) एलसीएम ले लो 3, एलसीएम 3 होने से 3√3 माइनस √3/2 इतना मीटर. तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इट विल बी 28.5. 3√3 से √3 हटा दो तो 2√3/3 इतना मीटर. अच्छा, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में इतना मीटर. अब तुम कैलकुलेशन कर सकते हो. कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा 19√3 मीटर. ठीक है, 19√3 मीटर कुछ तुम्हारा आंसर आने वाला है. तुम इसको अच्छे से कैलकुलेशन कर लो. ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको समझना है, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना. सो फॉर दैट रीज़न ओनली आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो. ओके, तो क्वेश्चन 7 जल्दी से कर लेते हैं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, मतलब कि इसको समझने के लिए तुमको पहले एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो एक हाई बिल्डिंग है. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हाई बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है. ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो बिल्डिंग है जिसका नाम है सपोज AB. ठीक है, AB है. अब ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. तो इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है सपोज इतना. लाइक दिस. ओके, एक ट्रांसमिशन टावर है इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर. सपोज इसका हाइट, इस ट्रांसमिशन टावर का नाम मैं दे देता हूँ भाई कि AC. ठीक है, तो अपना जो हाई बिल्डिंग है वो AB है. ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है AC. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राउंड के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट है. तो चलिए भाई, ग्राउंड है सपोज यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट है. तो मान लेते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट का नाम है D. ये फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ D. तो क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है, हमारा ट्रांसमिशन टावर है एसी, इसका जो बॉटम है, बॉटम कौन सा है, ये वाला पार्ट है बॉटम, यहाँ से लेकर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, और टॉप से लेकर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, तो पहले वाला है 60 डिग्री, दूसरे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले वाला 45 डिग्री, दूसरा वाला 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमें टावर का हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें एसी का लेंथ निकालना है। क्लियर हुआ? बिल्डिंग का हाइट पता है, बिल्डिंग ए बी है, इसका हाइट 20 मीटर है, हमें एसी का, उस ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन को क्लियर करने से, अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन एक बार समझ जाने से, कोई डायग्राम ठीक से अगर आपको आता है, ठीक है, अगर आपने डायग्राम ठीक से बना लिया है तो और कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। ओके, अब देखो, पहले बोला था कि बॉटम से है ना, तो बॉटम से, ये बॉटम है अपना टावर का, ठीक है, तो बॉटम से जो है, बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ गिवन है, कितना, बॉटम देखो, द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर, ओके आर 45 डिग्री, तो बॉटम का है 45 डिग्री, ठीक है, और टॉप का मतलब इतना होगा, ठीक है, टॉप का मतलब ये पूरा एंगल है 60, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होता है। ओके, नाउ हमारे पास 20 मीटर कुछ है, क्या है, 20 मीटर बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का जो हाइट है वो 20 मीटर है, यही गिवन है क्वेश्चन में, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, हमें टावर मतलब एसी का हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बस सॉल्व कैसे करना है, बस देखो, पहले लिखो गिवन ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर, और AC क्या है भाई, AC है उस टावर का हाइट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और एंगल ADB 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल CDB इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने क्या किया, हमने ये जो हाइट है टावर का, इस हाइट को हमने h मीटर मान लिया, ठीक है, हाइट को हमने h मीटर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हम हाइट को अगर h मीटर मान भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर के हाइट को हमने h मीटर मान लिया। अब गौर से देखो हमारे पास क्या टेक्निक है इसको निकालने का, AC का लेंथ निकालने का। टेक्निक ये है कि अगर हमारे पास BC का लेंथ है और AB का लेंथ है, AB का लेंथ ऑलरेडी है, AB का लेंथ हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम किसी तरह BC का लेंथ भी निकाल लेते हैं तो क्या होगा पता है, तो हम आराम से AC का लेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम BC का लेंथ निकाल लेते हैं तो BC से अगर हम AB को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AC। क्लियर है? लेकिन ये मिलेगा कैसे, ये BC जो है ये मिलेगा कैसे?
इसको पाने के लिए हमें सबसे पहले बेस का लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेस का लेंथ? इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ADB में हमारे पास AB का लेंथ 20 है, BD का लेंथ नहीं पता और एंगल 45 गिवन है, तो यहाँ से BD का लेंथ निकाल लेंगे। फिर BD का लेंथ हमारे पास है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल BCD में हमारे पास बेस का लेंथ मिल जाएगा और टावर ये BC का लेंथ नहीं पता, एंगल 60 है, तो वहाँ से हम फिर से निकाल सकते हैं BC का लेंथ। क्लियर है? तो इस टेक्निक से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो, इन ट्राइंगल ABD में हमारे पास AB वाला साइड नोन है और जो हमें चाहिए, मतलब नोन नहीं है हमारा, वो है BC नहीं, BD। ठीक है, और वही हमारा इसका मतलब हमें वैल्यू चाहिए। तो इस ट्राइंगल में AB परपेंडिकुलर है किस एंगल के रेस्पेक्ट पर? 45 डिग्री के रेस्पेक्ट पर। और BD क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर पे बेस क्या होता है भाई? 10 होता है, बताने की ज़रूरत थोड़ी है। 10 45 डिग्री। यहाँ से AB का लेंथ 20 है और BD का लेंथ नहीं पता, तो रहने दो, ऐसे लिख दो। और 10 45 डिग्री होता है 1, तो यहाँ से BD का लेंथ आ जाता है 20। BD इक्वल्स टू 20 मीटर। क्लियर है? तो बेस जो है हम अपना बेस का लेंथ आ गया है 20 मीटर। अब गौर से देखो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल CBD में, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला साइड नोन है और BC साइड नोन नहीं है, तो हम नोन साइड और अननोन साइड का रेशियो करके, हमारे पास एंगल भी है तो हम फिर से ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, BC का वैल्यू, और वही हमें चाहिए, तो आराम से हो जाएगा, है ना। आइए, तो इन ट्राइंगल CDB CB नहीं पता, BD पता है। अब देखना है कि किसका बराबर है। तो इस ट्राइंगल में CB या फिर BC है परपेंडिकुलर और BD है बेस, मतलब 10। लेकिन किसका 10 है? किस एंगल के रेस्पेक्ट पर है? 60 डिग्री के रेस्पेक्ट पर है, तो इट विल बी 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री। BC नहीं पता, रहने दो। BD पता है ना, 20 लिख दो। 10 60 कितना होता है? √3। तो यहाँ से BC का लेंथ आ जाता है 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। अब देखो, हमें तो BC चाहिए था, BC मिल चुका है। अब हम आराम से AC का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, अब देखो, हैंस हाइट ऑफ द टावर, जो कि है अपना AC, है ना, AC तो है ना, हाँ, इक्वल्स टू AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं BC माइनस AB। BC से अगर हम AB को माइनस कर देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। BC कितना है भाई? 20√3 है और AB कितना है? 20 है, इतना मीटर। 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन लेने से √3 - 1, और यही होगा आपका आंसर। ओके, बिकॉज क्वेश्चन में √3 का वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, खामखा पुट करके ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड हैंस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज एंड इवेंचुअली फिनिश इट इफ़ पॉसिबल। और तब तक के लिए गुड बाय।